फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स दैट इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एक्चुअली इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अभी मेरे घर में थोड़ा सा रेनोवेशन का काम चल रहा है। इसके कारण ना मैं IBO 1 की वीडियो आज नहीं डाल पाया। आज मैं सोचा था कि वीडियो डालूंगा IBO फर्स्ट ईयर के रिलेटेड। ठीक है, तो मुझे वो नोट्स मिले नहीं अपने, थोड़ा सा सारा ऊपर नीचे हो रखा सब कुछ। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करता हूँ संडे तक ढूंढ के मैं फ़र्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भी डालता हूँ। अभी मेरे पास अभी जो नोट्स मेरे पास अवेलेबल पड़े हैं जो मेरे, वो सेकेंड ईयर के हैं, तो मैं उसकी डाल पा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। आप अपने स्टडी भी करते रहो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा हो सके, क्योंकि थोड़ा सा बोलूँ बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल है। फिर रात को थोड़ा सा नींद आ जाती है, आलस आ जाता है, थोड़ा सा चक्कर में हो जाता है। बाकी मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ। बात करते हैं इस वाले टॉपिक के ऊपर। अब ऐसे ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपके इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को। हम बात करते हैं पहले अथॉरिटेरियनिज्म। इसका मतलब होता है अगर आपके पास कितनी अथॉरिटी है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसको स्टार्ट करने से पहले, कि आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। मतलब आप बना बना के लिखोगे अपने लैंग्वेज में, फर्स्ट लाइन। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई मैनेजर हूँ या मैं लीडर हूँ, अगर मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ उसका कोई इफेक्ट है, मतलब कि मेरे को सब लोग सुनते हैं, मेरी अथॉरिटी है, मेरे पे पावर है, तो ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा। ठीक है, मेरे जो डायरेक्शन होंगे कि भाई मैं कहूँगा ये वाला काम तुम्हें करना है, ये तेरे को काम करना है। मैं अगर मैं बंदे को गलत काम दे देता हूँ, या जो उसके हिसाब का काम नहीं है, वो नहीं कर सकता, मैं वो काम दे रहा हूँ उसको, तो मुझे पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में केओस तो होगा ही होगा। अब सिंपल सी बात है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं। एक जो लोडर होते हैं, जो डब्बे उठाते हैं, बॉक्सेस उठाते हैं, और एक बंदा होता है जो कंप्यूटर पे काम करते हैं। अगर मैं उस लोडर को कहूँ कि तू कंप्यूटर पे काम कर और जो कंप्यूटर वाले को कहूँ कि मैं डब्बे उठा, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन में काम हो सकता है? वो एक दिन में शट डाउन हो जाएगा, इतनी बुरी हालत हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो इसके अंदर ये आ गया। फिर आती है लोकस ऑफ कंट्रोल। अब इसको ध्यान से सुनना, एक दो वर्ड। जैसे ये लोकस ऑफ कंट्रोल हो गया, ये नेक्स्ट वाला हो गया। अब इसको ढंग से सुनना, ठीक है। लोकस ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है जब एक लीडर या एक पर्सनैलिटी ये सोचती है, एक बंदे के अंदर ये होता है कि जो कंट्रोल हो रहा है ना, जो उसके साथ चीज़ें हो रही है ना, जो भी चीज़ हो रही है, चाहे अच्छी हो रही है चाहे बुरी हो रही है, या तो वो उसकी मेहनत का नतीजा है, या तो वो जो एक्शन कर रहा है उसके कारण ये सब चीज़ें हो रही है, या ये सारी की सारी चीज़ें सब सब नेचुरल है, मतलब कि भगवान करवा रहे हैं। ठीक है, तो लोकस ऑफ कंट्रोल को ढंग से समझने के लिए लोकस ऑफ कंट्रोल को दो पार्ट्स में बांटा गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब हो गया कि मेरे साथ कोई अच्छा होता है, ठीक है, या मेरे साथ बुरा होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं खुद, क्योंकि मेरे एक्शंस हैं जिसने मुझे ऐसा रिजल्ट दिया, ये मानता है बंदा। एक्सटर्नल में क्या होता है, अगर उसके साथ अच्छा होता है तो वो ये कहता है यार मेरे तो किस्मत अच्छी थी, भगवान ने मेरे को बचा लिया। मतलब कहने का मतलब कि वो नेचुरल चीज़ों को मानता है। उसके बाद बुरा हो गया, यार मेरे तो किस्मत ही खराब थी, मैंने इतनी कोशिश करी, मेरे तो किस्मत ही। तो कहने का मतलब क्या है, जो उसके हाथ में नहीं है चीज़ वो उनको मानता है। ठीक है, बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। फिर बात आती है मैचियावेलिनिज्म। ठीक है, अब इसकी बात सुनते हैं, ये क्या कहता है। इसके अंदर ये होता है, इस पर्सनैलिटी के अंदर ये होता है, अगर आप एक ऑफिस में काम करते हो, आपको पता है सामने वाला बंदा को आप उससे आप काम निकलवा सकते हो अपना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक ऑफिस में दो पर्सन है, दो पर्सन का सेम वर्क है, बट उस वर्क का लोड कम करने के लिए दो पर्सन बिठाए गए हैं कि आधा काम तू कर लेगा, आधा काम मैं कर लूँगा। लेकिन वो एक बंदा इतना शाना होता है, वो हंसी मजाक में उससे दोस्ती करता है, वो करता है जिससे कि जो उसका थोड़ा सा पोर्शन ऑफ काम है ना, वो उसके पास ट्रांसफ़र कर सके, जिससे कि वो थोड़ा सा रेस्ट फील कर सके, तो वो अपना काम निकालना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, ये ऐसे लोग ये समझते हैं कि जो मोरल जो एथिक्स होते हैं ना, वो कमज़ोर लोगों के लिए होते हैं। उनको सिर्फ ये मतलब होता है कैसे भी करके अपना काम निकलवाना, चाहे उनसे दोस्ती करके, चाहे कैसे भी करके। फिर बात आती है सेल्फ एस्टीम की। हम क्या कहते हैं, सेल्फ एस्टीम नीड्स। अब एक इंसान की जो एस्पिरेशंस होती है, वो कहता है कि यार मुझे तो थोड़ी बहुत रूखी सूटी रोटी मिल जाए, 10-12 हज़ार की नौकरी मिल जाए, मैं खुश हूँ, या मुझे ऐसा काम करके मैं खुश हूँ। कोई बंदे ऐसे होते हैं कि यार वो लाख लाख रुपए में भी खुश नहीं होते, और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो देश के लिए इतना प्रेम दिखाते हैं, या उनको देश के लिए कुछ करना होता है, उनको पैसे मैटर नहीं करते, उनको देशभक्ति या कुछ भी आप ऐसा काम हो जो कि उनको लगता है कि वो अपने देश के लिए कुछ डेडिकेट कर पा रहे हैं,
ठीक है। तो ये जो सेल्फ एस्टीम है ना, ये आपको बताया जाता है कि आप एक्चुअली में करना क्या जा रहे हो, ठीक है, आप किस किस लाइन में जा रहे हो, दैट इज़ योर सेल्फ एस्टीम, मेरे माइंड सेट क्या है, ठीक है। फिर बात आती है सेल्फ मॉनिटरिंग। आप काम कर रहे हो, क्या आपने उसको मॉनिटर किया कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो पर्सन इसको मॉनिटर करता है, एट द एंड क्या होता है, आपका जो रिजल्ट होता है ना, आप उसके डायरेक्शन में चल रहे होते हो। मैंने बोला मैंने आज कोई काम किया, लेकिन मैंने उसको मॉनिटर नहीं किया। मॉनिटर इन द सेंस ये थोड़ी ना कंप्यूटर मशीन है कोई उसे मॉनिटर कर रहा, नहीं। लेकिन एक रात को बैठ के या कुछ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हम अपना पूरे दिन का शेड्यूल बनाते हैं कि आज भाई 25 तारीख है, आज मुझे काम करना है। फिर लास्ट में बैठ के अकेला बैठ के सोचो, यार मैंने पूरे दिन में क्या क्या काम किया, और जो मैंने काम किया क्या वो उस लायक था जो मैंने सोची थी चीज़ें, अगर नहीं थी तो क्या कमी रही मेरे में, उसको सुधारना। इसको कहा जाता है मॉनिटरिंग, ठीक है। ये सिंपल बात है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को इफेक्ट करेगा ही करेगा। फिर आता है रिस्क टेकिंग एटीट्यूड। बिजनेस के अंदर बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं आपके सामने, कि कोई क्लाइंट से आपका डील हो जाती है, कोई क्लाइंट से नहीं हो पाती। कई पैसे पैसे फंसाने होते हैं आपको, कई कई पैसे फंसाने के बाद भी आपको पक्का नहीं होता कि पैसे बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। लेकिन गुडविल बनाने के लिए, शेयर मार्केट बनाने के लिए हम ऐसे रिस्क लेते हैं। तो जो ऐसे रिस्क लेते हैं ना, ऐसे पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड होता है उनमें। और दूसरे ऑन द अदर हैंड, वो थोड़े से ये होता है उनको कि यार पैसे फंस गए, यार मेरे तो पैसे डूब जाएंगे, नहीं यार मैं तो नहीं लगाऊंगा। मतलब कि वो थोड़े से बचाव किस्म के होते हैं, वो सेविंग किस्म के होते हैं, वो अपने पैसे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते ज़्यादातर। उनको डर लगता है कि मेरा पैसा फंस गया तो शेयर मार्केट हो गया। कुछ कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यार शेयर मार्केट में पैसे डालना ही नहीं चाहिए, उसमें तो हमेशा नुकसान ही नुकसान होता है। तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। फिर लास्ट में आता है इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। इसका मतलब होता है एक अंतर्मुखी, एक होता है बाहरमुखी। अब एक पर्सनैलिटी बंदे की, वो शाई रहता है, शाई इन द सेंस अपना शर्माता है, शर्माता शर्माता भी नहीं बोलूँगा मैं, इसको बोलूँगा कि अपना चुपचाप रहता है, अपना काम करता है बस। ना किसी से फालतू बोलना, ना किसी से हंसी मजाक करना, ना किसी के साथ बैठ कर लंच करना, अपना काम करा, जिसको काम मिला काम करा और निकला सीधा। इसको बोलते हैं इंट्रोवर्जन, जो कि सोशल कल्चर, जिसके अंदर सोशल वाली वैल्यू नहीं होती, वो किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है। बट एक्सट्रोवर्जन इसका अपोजिट साइड पे इसका उल्टा होता है। इसमें लोग क्या करते हैं, सोशल ज़्यादा होते हैं, मतलब हंसते खेलते मिलते जुलते रहते हैं, वो चुप बैठना जानते। उनको कोई ना कोई साथी तो चाहिए जिसके साथ वो बैठ के बात कर सकते हैं, या जिसके साथ बैठ के वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आपको सिर्फ इन पॉइंट्स की पॉइंट्स देखने हैं, पॉइंट्स को एक बार दो बार लिखना है कॉपी पे, आपको याद हो जाएगा और कोई परेशानी नहीं है। आपको जो जो मैंने मतलब बताया उसको बनाकर आपको पेपर में लिख के आना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।